सरकार ने फोकस रखा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का और उनको एक ग्लोबल लेवल पर उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराने का, जी। वो बहुत अच्छा काम किया है और उनको उससे बहुत सहायता मिलेगी। डिजिटल सिस्टम्स आने से लोगों के पास स्मार्टफोन पहुंचने से, ऐप बेस्ड सिस्टम होने से किसानों को अब ये पता है लाइव कि भाई मेरे फसल की मार्केट लाइव क्या चल रही है और मैं कितने रुपए में यहाँ दे रहा हूँ और आगे वो कितने रुपए में सेल हो रही है। जो कोऑपरेटिव बेस्ड सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जिसको हम बात करते हैं कि क्लस्टर बेस्ड सिस्टम्स, कोऑपरेटिव बेस्ड सिस्टम्स, इससे बहुत किसान जुड़ के अपनी फसलों को अच्छे दाम मिलने तक रोकने की कैपेसिटी में आ गए हैं, जो पहले नहीं होता। नमस्कार, इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज देश का नया बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है और खासकर अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान जो हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उनको इस बार बजट में क्या मिला है। तो इस वक्त हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नीरज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस आपने बार के बजट में क्या खास है किसानों के लिए, सबसे पहले बताइए। देखिए, मैंने बहुत सुबह से ही आज हम बजट देख रहे थे और बहुत उम्मीदें थी जैसे किसानों के लिए बजट में, और कल से एक दो दिन से बहुत ज्यादा ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जी। किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट आने वाला है और हम्म। बेशक बहुत अच्छा बजट आया है। तो मैंने जैसे देखा, कुछ मार्जिनल किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उनको फाइनेंसिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, उनको मार्केट कैप्चर नहीं जी। मिलता, उनको बड़े फार्मर्स या बड़े सोसाइटीज से उनको कंपटीशन मिलता है, कॉरपोरेट्स उनको कंपटीशन देते हैं, तो वो आगे नहीं आ पाते। तो हम्म। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो इस बार सरकार ने फोकस रखा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का और हम्म। उनको एक ग्लोबल लेवल पर उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराने का, जी। वो बहुत अच्छा काम किया है और उनको उससे बहुत सहायता मिलेगी। सर, कृषि इनपुट्स, बीज, उर्वरक और दवाइयों पर बजट ने क्या मदद दी है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे हम सब्सिडीज पे देखते हैं कि उर्वरक जो है वो एक फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा इशू है इशू है, और हाँ। सरकार की कोशिश भी है कि फर्टिलाइजर का यूज कम से कम किया जाए, हम्म। तो उसको रेगुलेट किया जाए। तो उस पर काफी सरकार ने अच्छा काम किया है, उस पर डिजिटलाइजेशन उन्होंने लागू किया है, उसकी हम्म। कालाबाजारी के लिए, उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। उसी तरीके से गुणवत्ता वाले बीज जो होते हैं, क्वालिटी सीड्स, जो अभी बहुत सारी कंपनीज फर्जी तरीके से मार्केट में आ जाते हैं और अनसर्टिफाइड सीड सेल कर देते हैं, किसानों को बहुत नुकसान होता है उससे। हम्म। तो उन पर जो डिजिटलाइजेशन पर जो फोकस है वो सीधा सीधा उसको रोकने का बड़ा अच्छा स्टेप है। हम्म। मैनुअल तरीके से उसको रोकना मुझे लगता नहीं था कि कारीगर हो पा रहा था और वो उतना इफेक्टिव था। बट हम्म। डिजिटलाइजेशन की वजह से, आधार बेस्ड सिस्टम्स की वजह से वो बहुत अच्छा उनका चेक हुआ है और फर्जी जितनी भी कंपनीज आ रही थी, सब स्टैंडर्ड सीड्स बेच रहे थे, हम्म। उससे काफी उनको राहत मिलेगी राहत किसानों मिलेगी। हाँ सर, को। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं सबसे ज्यादा असरदार होंगी, आमदनी की बात की जाए तो। देखिए, सबसे पहले तो जो वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, जिसमें हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात करते हैं, हम्म। कन्वेंशनल क्रॉप्स से उतना ज्यादा हम फार्मर्स को इनकम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव स्टेज पर एक कमोडिटी की तरह बेची जाती है। हम्म। वैल्यू एडिशन होता है क्रॉप्स में, और बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। वॉलनट प्रोसेसिंग पर जैसे मैं देख रहा था, अब हमने एक चीज नोटिस की कि हमें शायद बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इंडिया जो है वो कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हम्म। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कोकोनट के। ये बात शायद आज बजट में जब सुनी होगी लोगों ने, तो बहुत लोगों तो को पता पहली बार चला पता होगा। चला होगा। हम्म। तो ऐसे ही वैल्यू एडिशन है कोकोनट्स में, वॉलनट में, और जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, इवन पहाड़ों से लेकर कोस्टल तक, जितने भी रीजन्स में जो वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनका प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, उनके वैल्यू एडिशंस पर काम करना, उनकी जो मार्केट है उसको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराना जी। ग्लोबल लेवल पर, उससे हम्म। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। और हम्म। वो एक फार्मर्स को और सभी लोगों को उसकी एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। सर, ग्रामीण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा रखा गया है उसका असर किसानों तक कब तक पहुंचेगा, क्या लग रहा है।
देखिए, ये बहुत अच्छी पॉलिसी जो सरकार ने लाई है, जिसमें शी मार्ट में देख रहा था महिलाओं के लिए बहुत स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि शी मार्ट की स्थापना की जाएगी, जिसमें महिला उद्यमियों, जितने किसान हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, और हम्म। एक लखपति दीदी मैं देख रहा लखपति था दीदी, उनको, हाँ। हम्म। तो वो एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम्म। एक बहुत मैं समझता हूँ ग्रास रूट लेवल पर इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, हम्म। क्योंकि अभी तक किसानों का जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है वो बड़ा हम कहते हैं बहुत क्रूड था। बहुत मोटे ब्याज पर किसान पैसा उठा लेता था और बहुत अपनी फसल को औने पौने दाम पर आड़तियों को दे देता था और उनसे ब्याज पर पैसे ले लेता था, तो ये उसकी अल्टीमेटली इनकम ही इफेक्ट होती थी। अभी जो गवर्नमेंट ये डिजिटल एआई बेस्ड सिस्टम्स ला रहे हैं और डिजिटल हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और ये माइक्रो फाइनेंसिंग जो ग्रास रूट लेवल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बहुत बहुत बिल्कुल बहुत सर, फायदा अगला, होगा। हाँ, अगला सवाल यही था कि डिजिटल और मार्केटिंग सपोर्ट की जो बात है, जी, उसमें उनकी बिक्री में कैसे उनको फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे एक किसान बहुत रिमोट एरिया पर बैठा है, उसको उसको पता ही नहीं कि मेरी फसल का बायर कहाँ है। हाँ, वो हाँ। आड़ती पर डिपेंडेंट है या किसी दलाल के ऊपर डिपेंडेंट है, या डिपेंडेंट है। किसी किसी एग्री कमोडिटी बेस्ड कंपनी ने उसको झांसे में लेकर उसको औने पौने दाम पर उसकी कौन? फसल खरीद ली। हाँ, जो कि और अभी तक मंडी ज्यादातर देखने को मिलता है। में तो हम्म। कितना ही हो रहा था कि किसान हम्म। तो इग्नोरेंट है बेचारा, अपने गांव में बैठा है, फसल पैदा कर रहा है, वो उसी में मेहनत में है। हम्म। उसको पता ही नहीं है कि भाई मेरी मेरी फसल की मार्केट कहाँ है और कितने रुपए में है, मैंने बेची और आगे उसको कितने रुपए में मीडिएटर ने बिल्कुल। बेच दिया। जी। तो ये हम्म। एक बहुत बड़ा लूप होल था इस सिस्टम में। डिजिटल सिस्टम से आने से, लोगों के पास स्मार्टफोन पहुंचने से, ऐप बेस्ड सिस्टम होने से किसानों को अब ये पता है लाइव कि भाई मेरे फसल की मार्केट लाइव क्या चल रही है और मैं कितने रुपए में यहाँ दे रहा हूँ और आगे वो कितने रुपए में सेल हो रही है। तो हम्म। किसानों के बारे में जो एजुकेट किया जा रहा है, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा है और हम्म। किसानों को एक्चुअल में फायदा हुआ है। जी। अब वो कंट्रोलिंग पोजीशन पर है कि वो अपनी फसल का रेट बता सकते हैं। कोई आता है हम्म। उनसे उल्टे पुल्टे दाम पर मांगने की कोशिश करता है तो वो रोक देते हैं कि नहीं, हमें पता है भाई, अब हाँ, हमारी फसल ये, हाँ, इसका ये रेट नहीं है, इसका रेट ये है, आप बहुत कम बता रहे हैं, या फिर जो भी। हाँ। डिजिटलाइजेशन से ये बेनिफिट हुआ है। हम्म। बहुत इसका असरदार जी। रिजल्ट मिला सर, है। हाँ सर, बजट में कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो क्या इससे ग्रामीणों में रोजगार का अवसर बढ़ेगा क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले क्या होता था, अभी तक एक बहुत खेती में एक ड्रॉबैक हम इसको कहते थे कि भाई फसल उगाई और फसल काट दी, उसके बाद किसान खाली हो गया। हम्म। 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 मोती उसको ले गए और स्टोरेज वाले उसको लेके चले गए, अब किसान के पास कुछ करने को नहीं है, वो क्या हम्म। करेगा? या हम्म। अगली फसल की बिजाई का की तैयारी करेगा। हम्म। लेकिन ये जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जो वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत किसानों को मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने अपनी फसल को बाजार में बेचना बंद कर दिया है, अपनी फसल हम्म। को वो फूड में और फ्रीज ड्राइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसको फ्रोजन तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसको ड्राइड फॉर्म में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम एक सेगमेंट देखते थे किसानों का, पैनिक हो जाता था कि भाई फसल बहुत ज्यादा हो गई है, उसका रेट मिल नहीं रहा है। अब वो हम्म। उन्होंने या तो बेच दिए या उसको स्क्रैप कर दिया। उसको हम्म। सड़क के किनारे हम देखते थे, आलूओं के ढेर जितना, लगे होते हाँ, थे। हाँ, और इससे क्या होता था ना, जितनी उनकी खर्च लगती है वो भी नहीं निकल पाता है, इससे वो वो भी नहीं काफी। निकल पाते थे, हम्म। तो किसान उसको डिस्ट्रॉय कर देता था कि भाई मेरा तो खर्चा भी नहीं हो रहा। अभी इससे क्या हो गया है वैल्यू एडिशन से, फूड प्रोसेसिंग से, कि वो किसी फसल का पाउडर बन सकता है तो पाउडर बनाकर स्टोर करा रहा है। हम्म। किसी फसल को अगर वो चिप्स फॉर्म में रख सकता है, अगर वो ड्राइड फॉर्म में रख सकता है, जी। फ्रोजन फॉर्म में रख सकता है। तो ये जो कोऑपरेटिव बेस्ड सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जिसको हम बात करते हैं कि क्लस्टर बेस्ड सिस्टम्स, कोऑपरेटिव बेस्ड सिस्टम्स, इससे बहुत किसान जुड़ के अपनी फसलों को अच्छे दाम मिलने तक रोकने की कैपेसिटी में आ गए हैं, जो हम्म। पहले नहीं होता था। हम्म। एक हम्म। लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, तो वो उनको फेंकना या उसको किसी भी औने पौने दाम पर देना मजबूरी थी। हम्म। हम्म। तो ये क्लस्टर बेस्ड कोऑपरेटिव से, फाइनेंसिंग से उनके पास इस चीज का एक रास्ता खुल गया है कि वो अपनी फसल को होल्ड कर सकते हैं, और हम्म। जब उसका रेट अच्छा हो मार्केट में तो हम उसको हम्म। बेच सकते अभी नहीं बेचेंगे, जब इसका थोड़ा दाम हैं। बढ़ेगा, अच्छा बिल्कुल, दाम मिलेगा तब। बिल्कुल। हम्म। और हम उसको रॉ फॉर्म में नहीं बेचेंगे। अगर हम मटर की खेती कर रहे हैं तो उसके हम सीड पॉड खोलकर उसके मटर के दाने को हम फ्रीज करके पैकेट बंद करके बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फसलों को हम प्रोसेस करके और हम्म। अच्छा पैसा कमाते हैं। हम्म। थोड़ा सर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे और चलेंगे थोड़ा अमेरिका की तरफ। भारत की एमएसपी और सब्सिडी नीति जो है वो अमेरिका को इतनी ज्यादा क्यों खटकती है, क्या लग रहा
देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जो भारतीय किसानों का सीन था वो ये था कि वो उनके पास सब्सिडीज का बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होता था। हम्म। जनसंख्या हम विस्फोट कह सकते हैं, या बहुत बड़ी आबादी है जिसको हम उतने, शायद सरकार के लिए भी उतना इजी नहीं रहा होगा उतने सब लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराना। बिल्कुल। और ग्रास रूट लेवल से शुरू करके किसानों की आमदनी बढ़ाना कहना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक हिमालयन टास्क चैलेंजिंग, है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको करते करते थोड़ा समय लगता है। अब वो स्टेज आ गई है कि भारतीय किसान जो है अपना प्रोडक्ट ग्लोबल कर रहा है। हम्म जो कंपनीज यूएसए के सब्सिडी सिस्टम से बेनिफिट लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को, हम कहते हैं, डंप कर देते थे, वो इतना सस्ता बेच देते थे कि वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स उसको कम्पीट ही नहीं कर पाते थे। तो हम्म इस बेस पर उनकी मोनोपोली चल रही थी। अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज में जब किसानों को हम डायरेक्ट बेनिफिट देने लगे, उनको दो पैसे अच्छे बचने लगे, तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस पर भी ध्यान देने लगे हैं, अपनी फसलों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने लगे हैं, हम्म इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उनको ग्रो करने लगे हैं, उनकी पैकेजिंग, उनकी शिपिंग, उन पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ध्यान देने लगे हैं। तो अब हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल जाने लगा है। हम्म तो ये कहीं ना कहीं बाहर उनको डायरेक्ट थ्रेट हो गया है कि हमारी जो जनसंख्या है जिसमें हमारा मेजर किसानी है, हम्म अगर हम उस लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे और उस क्वालिटी पर प्रोड्यूस करेंगे, तो उनका तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा, उनकी मोनोपोली हम्म खत्म हो जाएगी। तो सीधा हम्म। सीधा थ्रेट, जी। इसलिए उनकी पैनिक है। हाँ सर, अमेरिका की मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं भारत के बीज और खाद्य बाजार पर कब्जा क्यों चाहती हैं, ये भी एक बड़ा देखिए, सवाल। बहुत बड़ा बाजार है इंडियन सीड मार्केट, बहुत बड़ा बाजार है। और हम्म। हमारी जो डाइवर्सिटी है उसमें जो लोकल वैरायटीज हैं, जो लोकल सीड्स हैं, जी। वो इतनी बड़ी वैरायटी है कि उसको अगर बाहर की कंपनी अगर देखती है तो वो चकरा जाती है कि अरे इतना इतना डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर कैसे मैनेज किया हुआ है। हम्म। और उसके लिए उनको मार्केट तोड़ने की हम बात करते हैं कि भाई वो मोनोपोली चाहते हैं कि भाई एक तरीके से हमारी मोनोपोली हो जाए सीड मार्केट में। हम्म और ये जितनी भी डाइवर्सिटी है ये हम तो उसको केटर कर नहीं सकते। हम्म तो हम उस डाइवर्सिटी को केटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपनी जो सीड है उसको पुश करके और इस पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। तो इतना ह्यूज मार्केट है कि उनके लिए तो ये एक कैश काउ जैसी मार्केट है जो वो छोड़ना नहीं चाहते बेसिकली। हम्म। उनका एक बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं और उनका एक डोमिनेटिंग नेचर भी कह सकते नेचर, हैं, जो हाँ। हम्म डोमेस्टिक मार्केट में आकर लोकल प्लेयर्स को बाहर करना और अपनी अपने सीड्स की मोनोपोली स्टैब्लिश करना, ताकि उनको हर बार यहाँ के जो देसी सीड्स हैं वो सीड से सीड तैयार हो जाता है, फसल से ही सीड निकाल लेते हैं किसान, हम्म। उनके लिए हर बार सीड खरीदना पड़ेगा। तो हम्म। ये एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए भी कि बाहर की कंपनियों को रोका जाए ताकि हमारी लोकल डाइवर्सिटी जो है वो बची रहे। जी। और सर, किसानों अमेरिका की, हाँ, अमेरिका की एंट्री की अगर बात करें तो अमेरिका की एंट्री से छोटे और सीमांत किसानों का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा, ये भी जानना जरूर। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो थ्रेट है वो छोटे किसानों के लिए ही है। हम्म क्योंकि अभी वो क्या करता है कि बहुत सारी फसलों के बीज वो खुद पैदा करता है, अपनी हम्म फसल से कुछ पार्ट बीज का रखकर उसको ट्रीटमेंट करके सो कर देता है, बिजाई हम्म कर देता है। हम्म उसमें उसका सीधा सीधा एक्सपेंसेस बच जाता है, खर्चा बच जाता है। अगर वो छोटा किसान डिपेंडेंट हो जाएगा मल्टीनेशनल का सीड खरीदने के लिए, तो उसको हर फसल पर उतना पैसा निकाल कर देना पड़ेगा। हम्म फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सीड उतना इफेक्टिव होगा जितना वो एक्सपेक्ट करके लिया है उसने, या उतना जितना हमने वादे करके बेचा है। एक बार आप अपने सीड बैंक से हट गए, आपने अपना सीड छोड़ दिया और जी। आप दूसरे का सीड लेने पे मजबूर हो गए, तो फिर आपकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर परमानेंट हो जाएगी। तो छोटा हम्म किसान तो उसको अफोर्ड ही नहीं करता। हम्म बड़े किसानों के साथ तो एक एडवांटेज है कि उनके पास मैकेनाइजेशन बहुत है, वो तुरंत क्रॉप पलट सकते हैं, दूसरा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। छोटा किसान जिसके पास सीमित साधन है उसके लिए ये खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो उसके लिए तो डायरेक्ट थ्रेट है, हम कहेंगे वो तो जी। परेशानी में। सर, हाँ, अमेरिका से जुड़ा एक और सवाल है कि भारत के दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो ज्यादा दिक्कत क्यों आती है, क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है अमेरिका का, डोमिनेटिंग मैं कहता अच्छा। हूँ शायद। उनका एक डोमिनेंस है मार्केट में, उनका डॉलर इकोनॉमी, जो उनका जो डॉलर
वेपन है, हम्म बेसिकली डॉलर उनका वेपन है, अब वो उसको वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। तो वो थ्रेट है सारे इकोनॉमीज के लिए जो सेल्फ सस्टेनिंग है या जो ग्रोइंग स्टेज पर है। जितनी भी इकोनॉमीज इंडिया जैसी जो अमेरिका को थ्रेट कर सकती हैं उनकी मोनोपोली में, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और बाकियों के साथ जुड़ना मजबूरी हो गई है कि अगर एक मार्केट हमें एंट्री नहीं कर रहा, करने दे रहा है, या हमारे ऊपर अननेसेसरी टैक्स लगा रहा है, या गलत तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है, हम्म तो जो प्रोड्यूस है उसको तो कहीं ना कहीं बेचना ही है। तो इस हम्म वजह से बाकी कंट्रीज जो है वो इस चीज को भी समझ रही हैं, और इसी वजह से हम लोग शायद दूसरे कंट्रीज से इजीली टाई अप कर पा रहे हैं। हम्म जी तो ये सर। हाँ रीजन। सर, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल मैं करना चाहूंगी। एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है एग्रीकल्चर की क्षेत्र की, अगर बात करें तो क्या बदलाव देखा है आपने? पहले की बात करें और अभी की बात करें तो। देखिए, पिछले 50 सालों में जब से हम लोग इस व्यापार में आए और हमने ये किसानों से जुड़ा हुआ व्यापार किया, आज तकरीबन मुझे 65 साल मेरे फादर के टाइम से हम लोग जुड़े हैं इसमें। और 2 जनरेशन में हमने जो सबसे बड़ा फर्क नोटिस किया है वो ये है कि किसानों की सोच बदल गई। हम्म वो किसान एक बहुत, हम कहते थे बहुत परेशानी में होता था, और वो एक मजदूर की तरह काम करता था। हम्म उसके पास साधन नहीं थे, सब्सिडीज नहीं होती थी, अच्छा सामान खरीदने के लिए उसको उसको ब्याज पर पैसे लेना मजबूरी हो जाती थी। हम्म वो माइक्रो फाइनेंसिंग आने से, बैंकिंग सिस्टम में सुधार होने से, सब्सिडीज आने से वो किसानों की सोच बदल गई है। हम्म किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता था। वो पिताजी किसानी करते थे, बेटा कोई सरकारी नौकरी में की ट्राई करता था, वहां निकल जाता था। आप हम्म देखेंगे बहुत सारे ऑफिसर्स के पेरेंट्स ही किसान थे, हम्म सेकेंड जनरेशन उनकी किसानी में नहीं आई। बाकी लेकिन उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जिस भी सेक्टर में इंटरेस्ट रहा। जिस भी हाँ। सेक्टर में गए, जहां पढ़ हम्म लिख के वो निकल गए, उन्होंने किसानी नहीं की। हम्म लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग कॉरपोरेट जॉब छोड़कर किसानी में आ रहे हैं। हम्म तो ये इसके पीछे का कारण क्या है? क्या मतलब क्या ये देखते हैं पॉलिसी, इसके पीछे को? ये सरकार की पॉलिसीज हैं जो बहुत साल से किसानों को सपोर्ट कर रही हैं। खुद हम्म हम मैकेनाइजेशन का काम करते हैं, फार्मर, हम इम्प्लीमेंट्स का काम करते हैं, मैकेनाइजेशन देखते हैं। तो ट्रैक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो गई, पहले ट्रैक्टर्स नहीं मिलते थे, कई कई महीनों की वेटिंग पर मिलते थे, बहुत महंगे होते थे, फाइनेंसिंग नहीं होती थी, किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते थे। हम्म तो जो इतने सालों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज किसानों के फेवर में काम की हैं, हम्म उससे जनरेशनल चेंज हुआ है। पहले किसानी करना एक लेमैन जॉब माना जाता था, जिसको कुछ नहीं आता वो किसानी करेगा। हम्म अब किसानी स्पेशलाइज्ड जॉब है वो। कॉरपोरेट जॉब जितनी ही स्पेसिफिक डिटेल्स मांगता है और उतनी ही एक्सपर्टीज मांगता है। हम्म फसल समय पर फसल बोनी है, उसकी सही समय पर देखभाल करनी है, सही समय पर उसकी कटाई करनी है। पहले तो बारिश हो गई तो फसल खराब हो गई, अभी भी बहुत जगह ऐसा है, लेकिन बहुत जगह सुधार हुआ है। और जब से ये नए लोग, नए बच्चे किसानी में आए हैं, पढ़े हम्म लिखे लोग, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है सब्सिडीज में, इम्प्लीमेंट की सब्सिडीज में। मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट मिनी किट, सॉइल किट प्रोवाइड कराता है, भाई आप अपनी जमीनों की टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग खुद कर लें, घर में कर लें। हम्म किसानों को बहुत सिंचाई से बेनिफिट हुआ रिलेटेड है। योजनाएं आती हैं सिंचाई से ताकि दिक्कत ना हो। हम्म सोलर सोलर पर बहुत ज्यादा फोकस है, हम्म ग्रामीण सोलर पर बहुत फोकस है सरकार का। हम्म डिपेंडेंसी कम हुई है डीजल के पंपिंग सेट्स के ऊपर, जी। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बढ़े हैं, तो समर्सिबल्स पर बहुत अच्छा डिपेंडेंसी आई है, हम्म उसके लिए सोलर आए हैं। तो किसानों को बहुत फैसिलिटी मिली है। तो वापस एक हम जनरेशनल शिफ्ट देख रहे हैं टुवर्ड्स किसानी। हम्म अब लोग किसानी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय कॉरपोरेट जॉब के। लोग हम्म कॉरपोरेट जॉब छोड़कर जो है वो किसानी। मेरे एक मित्र हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे एक कंपनी में और वो वापस किसानी में आ गए। तो हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कभी कभी कि भाई आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो ये मैं इस चीज को वापस देखता हूँ कि एक यू टर्न हुआ है, किसानी से दूर जाने वाले लोग अब किसानी के पास आ रहे हैं। ये सर, ये 2026 है। बिल्कुल। 2047 की अगर बात करें तो कहाँ देख रहे हैं आप? किसान कितना आगे बढ़ चुके होंगे? कृषि किस लेवल पे पहुंच चुका होगा? ह्यूज चेंजेस आने वाले हैं। हम्म जिस तरीके से आज भी हम बजट में देख रहे थे, शी मार्ट की हम बात कर रहे थे, क्लस्टर की बात कर रहे थे, कई स्टेट्स में पैक्स को लेकर बहुत योजनाएं चल रही हैं। जी। अभी कल ही मैं हरियाणा सरकार का एक देख रहा था, उन्होंने अनाउंस किया है पैक्स को 15 लाख रुपए बिना ब्याज के
लोन दिया जाएगा। ऐसे ही बिहार में भी चल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में पैक्स को 15-15 लाख रुपए के बिना ब्याज के। तो जी। ये जो जितने भी किसानों से रिलेटेड स्कीम्स आ रही हैं, हम्म। लोग किसानी में वापस आएंगे, इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, और हम ग्लोबल लेवल पर इस प्रोड्यूस को, अभी तक जो हम कहते थे ना हम्म। क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होता था, अब वो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहा है। और किसानी एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इसकी जरूरत हम्म। सबको पड़ने वाली है। ये तो और बढ़ती जाएगी। जी। ये डिमांड बढ़ती जाएगी, इसकी डिमांड हम्म। कभी भी कम नहीं होनी है। जी। सर, सर जाते जाते किसानों के लिए अगर मैसेज देना हो तो क्या दीजिएगा? किसानी जरूर करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे, किसानी ना छोड़ें, हम्म। अपनी फसल पर पूरा ध्यान दें, हम्म। और इस पर वैल्यू एडिशन करेंगे तो आपको इसमें हमेशा फायदा मिलेगा। हम्म। इससे अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस, मैं इसको बिजनेस मानता हूँ, किसानी हम्म। से अच्छा बिजनेस नहीं है कोई भी। तो इसको ध्यान से करें, संभाल के करें, और आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम जानकारी बहुत के लिए। बहुत आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला उसके लिए। बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे कृषि विशेषज्ञ नीरज गुप्ता सर, जिन्होंने आज बजट पेश होने के बाद बताया कि क्या कुछ किसानों के लिए खास है, जिनकी उम्मीदें इससे जुड़ी हुई थी, उनको क्या मिला, क्या तोहफा सरकार की तरफ से किसानों के लिए दिया गया। और साथ ही ये भी बताया कि 2047 में कृषि जो है वो किस लेवल पे होगा, पहले क्या था, अब क्या है, और आने वाले भविष्य में कृषि का स्तर कितना आगे बढ़ेगा। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए अनपुट मीडिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।